Welcome student in the lecture series of the subject machine design. In this lecture I will discuss boiler riveted joint. तो इससे पहले जो riveted joint का हमने चैप्टर एक लेक्चर हमने लिया था उसमें मैंने riveted joint का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ riveted joint, टाइप्स ऑफ riveted head, then efficiency of the riveted joint and eccentric load. रिवेटेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोड, ये टॉपिक हमने कवर किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में. नाउ दिस द लास्ट टॉपिक इज बॉयलर रिवेटेड जॉइंट. तो बॉयलर को बनाने के लिए हम रिवेटेड जॉइंट का यूज करते हैं. सो वी विल सी इन दिस लेक्चर कि हाउ दिस रिवेटेड जॉइंट्स आर डिजाइन. तो रिवेटेड जॉइंट का डिजाइन हम कैसे करते हैं टू मेक द बॉयलर. हम कैसे बॉयलर को जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवेटेड जॉइंट. और उस रिवेटेड जॉइंट के जो भी पैरामीटर हैं, जैसे रिवेटेड जॉइंट के पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे, मार्जिन हो गया, पिच हो गया, ट्रांसवर्स पिच हो गया, डायमीटर ऑफ द रिवेटेड जॉइंट हो गया, नंबर ऑफ रिवेटेड जॉइंट, ये सब पैरामीटर हमें दीज आर द डिजाइन पैरामीटर. अगर ये सारे पैरामीटर हम कैलकुलेट कर लेंगे इट मीन्स वी हैव डन बॉयलर रिवेटेड जॉइंट. ठीक है. तो बिफोर वी दैट एक छोटा सा कंसेप्ट आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो वो आपको पता होना चाहिए. वो कंसेप्ट यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ. थिन सिलेंडर में आपने पढ़ा है कि सपोज कोई ये सिलेंडर है, इसको आप क्लोज कर लो. लेट अस से दिस सिलेंडर इज क्लोज, यहाँ से भी क्लोज है और ये इस साइड से भी पूरा क्लोज है. अंदर की साइड हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, लेट अस से 80 बार या 100 बार, एक वेरी हाई प्रेशर इसमें जनरेट हो रहा है. इस प्रेशर की वजह से जो फेलियर होता है वो दो तरीके से होता है. या तो along the circumference होगा, along the circumference, या it will fail circumferentially. तो circumferentially अगर फेल होगा तो क्या होगा, हुप स्ट्रेसेस डेवलप होंगी. हुप स्ट्रेसेस क्या कहलाती हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस. ठीक है. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें जो फेलियर हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, मतलब थिन सिलेंडर के दो टुकड़े इस तरीके से अगर दो टुकड़े हो जा रहे हैं तो वो उसका रीजन है सर्कमफेरेंशियली फेल होना. ठीक है. तो एक टुकड़ा यहाँ पर मैंने दिखा दिया, हाफ पोर्शन ये हो गया, हाफ पोर्शन इसका, यानी जो ब्रेकिंग हो रही है वो अलोंग द सर्कमफेरेंस हो रही है. ठीक है. तो यहाँ से ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ से दो टुकड़े हो गए थिन सिलेंडर के या बॉयलर के, यहाँ से दो टुकड़े हो गए. तो ये हो गया हमारा हुप स्ट्रेस वाला केस. तो हुप स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर P इंटू डी अपॉन 2T, वेयर T इज द थिकनेस, T थिकनेस हो गई, D इज द डायमीटर, इंटरनल डायमीटर हो गया D, इंटरनल डायमीटर ऑफ द बॉयलर, P इज द प्रेशर, कितना अंदर स्टीम का प्रेशर है, तो कितना प्रेशर है, 100 बार है, 80 बार है. ठीक है. तो यहाँ से सिग्मा सी की वैल्यू अगर हमें पता है, हुप स्ट्रेसेस इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, तो सिग्मा सी जो होता है वो सिग्मा टी के बराबर होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल विद कंसिडरिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक है. तो हम थिकनेस निकाल लेते हैं. तो थिकनेस क्या हो जाएगी हमारी, पी डी अपॉन 2 इंटू सिग्मा सी. तो ये तो हो गया पहला केस. दूसरे केस में हम क्या करते हैं, इन द सेकेंड केस द बॉयलर में फेल along the length, यानी यहाँ से अगर इसके दो टुकड़े हो जा रहे हैं along the length, अगर ये थिन सिलेंडर यहाँ से दो पीस में टूट जा रहा है, यानी एक रिंग आपकी ये बच रही है. ठीक है. फिर एक रिंग ये बच रही है, मतलब एक पोर्शन ऐसे बच रहा है, एक पोर्शन ऐसे. तो along the length, ये लेंथ लॉन्गिट्यूडनल, ये along the length इसकी अगर फेलियर हो रहा है, उस केस में हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देखते थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. ठीक है. तो वो होती थी हमारी सिग्मा एल, एंड वो कैलकुलेट करके आती थी पी डी अपॉन 4T. ठीक है. नाउ माई क्वेश्चन इज दैट, अब देखो, आप ध्यान से देखो, सपोज ये बॉयलर ही है, इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं, कोई भी बॉयलर है उसको हमें रिवेटेड जॉइंट से अगर बनाना है, या कोई थिन सिलेंडर है, ठीक है, उसको एक
दिस इज अ वेरी लॉन्ग थिन सिलेंडर। तो उस लॉन्ग थिन सिलेंडर को बनाने के लिए सबसे पहले जो शीट्स होती हैं हमारे पास, जो भी शीट्स होती हैं लॉन्ग शीट, उनको हम बेंड कर लेते हैं, उनको हम इस तरीके से बेंड कर लेते हैं, है ना। तो जब बेंड करते हैं, बेंड करने के बाद इट विल लुक लाइक सर्किल, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से बेंड कर लिया हमने शीट को। तो इतने पोर्शन को हमने बेंड किया, ठीक है। और उसको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया, जोड़ने के लिए हमने ये जॉइंट्स यहाँ पर लगा दिए, तो एक रिंग बन गई। दिस इज अ रिंग, ठीक है। तो एक पोर्शन ये हो गया। अब इसी तरीके से हमने एक दूसरी रिंग बना ली, हमने एक दूसरी रिंग बना ली, ये जॉइंट्स लगा दिए। एक बड़ी सी हमारे पास शीट है, फ्लैट शीट है, उसको हमने बेंड किया, बेंड को सर्कुलर शेप में लेके उनको जोड़ने के लिए, हमने ये जॉइंट लगा दिए, ठीक है। अब एक रिंग ये हो गई। ऐसे ही अगर और लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा तो हमने एक तीसरा पार्ट भी ऐसे बना दिया। अब बाकी तीनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमने क्या सहारा लिया, वी हैव टू अप्लाई अ अदर जॉइंट विच इज शोन हेयर। तो अब देखो, ये जो पहली रिंग है और ये दूसरी रिंग है, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, एक के ऊपर एक रख दिया गया है और ये लैप जॉइंट से जोड़ा गया है। आप अगर ध्यान से देखो इसे, फर्स्ट पोर्शन हमने बना लिया ये बट जॉइंट से, दिस इज वाई बट जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ आपको बट जॉइंट इतना नजर नहीं आ रहा है, बट एक स्ट्रैप प्लेट यहाँ पर लगाई जाती है, एक नीचे लगाई जाती है, और यहाँ पर ड्रिल करके रिवेट इंसर्ट किया जाता है। तो ये तो बट जॉइंट हो गया। और जब 1 और 2 को जब जोड़ा है आपस में, तो ये लैप जॉइंट से जोड़ा है, यानी इसका डायमीटर, आउटर डायमीटर थोड़ा छोटा है, इसका ज़्यादा है। तो एक के ऊपर एक चढ़ा के ये हमने जॉइंट लगा दिया है। नाउ माई क्वेश्चन इज दैट विच वन इज सर्कमफेरेंशियल जॉइंट एंड विच वन इज लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो दिस इज वेरी सिंपल। अगर हम इस एक्सिस की बात करें, दिस सिलेंडर इज हैविंग एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस जो जॉइंट होता है, अलोंग द एक्सिस जो भी हम टर्म यूज करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल यूज करते हैं। तो अलोंग द एक्सिस जो जॉइंट है वो क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और अलोंग द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस हो गई सिलेंडर की, अलोंग द सर्कमफेरेंस जो जॉइंट कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सर्कमफेरेंशियल जॉइंट, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, और ध्यान से सुनो। सर्कमफेरेंशियल जो हूप स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, जो अगर हमारा सिलेंडर की जो बस्टिंग है, सिलेंडर अगर फट रहा है, अगर अलोंग द सर्कमफेरेंशियल फट रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा जॉइंट है जो कि स्ट्रांग होना चाहिए उसकी बस्टिंग रोकने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। अगर सिलेंडर की ब्रेकिंग इस तरीके से हो रही है, सर्कमफेरेंशियली हो रही है, तो किस जॉइंट पे जोर पड़ेगा। अगर सर्कमफेरेंशियली हो रही है तो किस जॉइंट पे जोर पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है, सर्कमफेरेंशियली हो रही है तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पे जोर पड़ेगा। यानी अगर हमें इस तरीके की बस्टिंग अगर बचानी है तो ये वाला जॉइंट मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अगर अलोंग द लेंथ, अगर सिलेंडर की ब्रेकिंग हो रही है, अगर इस तरीके से ब्रेकिंग हो रही है अलोंग द लेंथ, तो कौन से जॉइंट पे जोर पड़ेगा। अगर सिलेंडर पे इस तरीके से जोर पड़ रहा है और ये पहला और दूसरा पोर्शन जो हमने ज्वाइन किया है, यहाँ से बीच से दो टुकड़े हो जा रहे हैं, तो किस जॉइंट पे जोर पड़ रहा है, तो सर्कमफेरेंशियल जॉइंट पे जोर पड़ रहा है, ठीक है। जब सर्कमफेरेंशियली फेलियर हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पे जोर पड़ रहा है, और जब लॉन्गिट्यूडनली फेलियर हो रहा है बॉयलर का, तो सर्कमफेरेंशियली जॉइंट पे जोर पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको अगर याद होगा, हम लोग एक टर्म ऐड करते थे, आप लोग एक टर्म ऐड करते थे सिग्मा सी। तो सिग्मा सी में हम इफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट करते थे, और यहाँ पर इफिशिएंसी ऑफ सर्कमफेरेंशियल जॉइंट यूज करते थे, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो हम पढ़ते थे, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी
ये हो गया हमारा कोई एक, ये बॉयलर बॉयलर नहीं है लेकिन कोई एक लॉन्ग पाइप है। तो उसमें आप देख सकते हो कि इसको इस रिंग को बनाने के लिए हमने यहाँ से एक ये जॉइंट लगाए हैं और इन दोनों को जोड़ने के लिए ये जॉइंट लगाए हैं। इसको आप यहाँ से ऐसे ही समझो, रिंग को बनाने के लिए ये जॉइंट लगाए हैं और अलग अलग रिंग को जोड़ने के लिए इस तरीके से जॉइंट हमने लगा रखे हैं। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस इज सर्कमफेरेंशियल जॉइंट। नाउ टॉक अबाउट द बॉयलर जॉइंट। तो बॉयलर जॉइंट दो तरीके से होते हैं, सर्कमफेरेंशियल लैप जॉइंट फॉर बॉयलर शेल, मतलब दो तरीके से नहीं, दोनों ही जॉइंट जो हैं वो लगाने पड़ते हैं हमें कोई बॉयलर बनाने के लिए। तो लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर शेल, सर्कमफेरेंशियल लैप जॉइंट फॉर बॉयलर शेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर शेल। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट, तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कौन सा हुआ? लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्यों है? क्योंकि अलोंग द लेंथ है। लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर बॉयलर शेल। ठीक है, तो सर्कमफेरेंशियल वी विल डिस्कस सम अनदर टाइम। तो इसका डिज़ाइन हम क्या करेंगे, क्योंकि बॉयलर क्योंकि बहुत ही लार्ज शेल के होते हैं, बॉयलर का डायमीटर, इंटरनल डायमीटर 1.5 मीटर या 2 मीटर तक होता है। आप इमेजिन कर सकते हो आधे कमरे के बराबर होता है, एक पूरा इंसान इसके अंदर आराम से खड़ा हो सकता है, इतना बड़ा होता है बॉयलर। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसमें रिस्क नहीं लेंगे अगर वो सर्कमफेरेंशियली फिट हो रहा है। तो यहाँ तो एक एग्जाम्पल है थिन सिलेंडर का, कई सारे रिवेट लगाने पड़ेंगे हमें अगर इसको हमें जोड़ना है। एक रिवेट से काम नहीं चलने का, बॉयलर की बात कर रहे हैं तो कम से कम 3 रिवेट लगाने पड़ेंगे और डबल स्ट्रैप लगानी पड़ेगी। यहाँ भी एक स्ट्रैप लगानी पड़ेगी और अंदर की साइड भी एक स्ट्रैप लगानी पड़ेगी। स्ट्रैप मतलब सपोर्टिंग प्लेट। तो यहाँ देखो साइड भी में आपको समझ में आ रहा है, आउटर स्ट्रैप एंड दिस इज इनर स्ट्रैप एंड दिस इज द शेल प्लेट, मतलब ये बॉयलर की प्लेट हो गई, ये जिसको हम बेंड करके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन सा वो दे रखा है, एक गाइडलाइन दे रखी है कि हमने इनर प्लेट में तो जो है आउटर प्लेट जो है, आउटर प्लेट एंड इनर प्लेट, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इनर प्लेट की लेंथ ज़्यादा है और आउटर प्लेट की, इनर प्लेट की लेंथ ज़्यादा है और ये आउटर प्लेट की लेंथ कम है, यानी स्ट्रैप जो है वो बराबर नहीं है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी। ठीक है, स्ट्रैप बराबर नहीं है, जिगजैग टाइप की, जिगजैग टाइप की है। पहली बात, चेन रिवेटिंग नहीं है, जिगजैग रिवेटिंग है। ट्रिपल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट विद अनइक्वल स्ट्रैप। ठीक है, तो ट्रिपल रिवेटेड मतलब एक्सिस के इधर 3 रो हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3, 3 रो हैं, इसका मतलब ट्रिपल रिवेटेड है। तो सेंटर से 1 2 3, इधर भी 3 रो हैं, इधर भी 3 रो हैं, तो ये ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट हो गया। नाउ दिस पिच इज, दिस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। अगर हम इस रो की बात करें, ये हो जाएगी हमारी आउटर रो। इसको देखो बार बार ही हम टर्म यूज करेंगे, आउटर रो, मिडिल रो एंड इनर रो। आउटर रो की बात करेंगे तो हम, आप देख सकते हो कि रिवेट्स हैं काफी दूरी पे हैं, तो इसको हमने मान लिया पिच, दिस इज कॉल्ड पिच। और जो इनर रो, मिडिल रो और इनर रो की बात कर रहे हैं, ये py2 हो जाएगा। तो अगर ये अगर 200 mm आ रहा है तो ये 100 mm हो जाएगा। ठीक है, तो एक पैरामीटर हो गया हमारा पिच, पिच फॉर द आउटर एंड पिच फॉर द मिडिल एंड इनर रो। सेकंड पैरामीटर हो गया हमारा ट्रांसवर्स पिच। ट्रांसवर्स पिच मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी अलोंग द, सी अभी तक तो हम बात कर रहे थे अलोंग द लेंथ, अलोंग द एक्सिस, लेकिन इन दोनों के बीच में यानी ट्रांसफर डायरेक्शन में दो रो के बीच में डिस्टेंस बिटवीन द टू रोज इज कॉल्ड ट्रांसवर्स पिच। तो हमने क्या निकालना है, पिच निकालनी है, पीटी निकालना है एंड मार्जिन हमें पता ही है। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जो है वो प्लेट से रिबिट के सेंटर तक की डिस्टेंस होती है मार्जिन। तो हमें मार्जिन निकालना है और डायमीटर ऑफ द रिबिट निकालना है। नंबर ऑफ रिबिट पर पिच, नंबर ऑफ रिबिट पर पिच कितने लगाने हैं हमें, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हमने ये सारे पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिए, इट मीन्स अवर रिबिटेड
रिवेटेड जॉइंट डिजाइन इज ओवर फॉर बॉयलर। ठीक है, तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि बॉयलर को हम बना कैसे रहे हैं। हम पहले हम इसको रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको मोड़ने के बाद यहाँ पर आज हम ये वाला जॉइंट कंसिडर करेंगे और वी विल डिस्कस दिस जॉइंट सम अनदर डे। ठीक है, इसको हम लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस दिस टाइप ऑफ जॉइंट एंड दिस इज अ बट जॉइंट मेड बाय डबल स्ट्रिप। ठीक है, तो लेट अस से थिकनेस ऑफ द बॉयलर शेल। तो ये वही कंसेप्ट है, थिकनेस ऑफ द हमने थिकनेस कैसे निकालेंगे हम बॉयलर की, PD अपॉन 2T। तो वही है सिग्मा टी जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस है, वहां से हमने थिकनेस निकाली। अब इस थिकनेस में भी कुछ कोरोजन अलाउंसेस जो है, अच्छा एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर जॉइंट इफ इट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल यू विल आल्सो डिवाइड बाय दिस एफिशिएंसी ऑफ दिस रिवेटेड जॉइंट। तो ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में हम कुछ अलाउंसेस ऐड करेंगे, दीज आर कॉल्ड कोरोजन अलाउंसेस। ठीक है, इट वैल्यू इज वेरी फ्रॉम 1.5 टू 2। ठीक है, इफिशिएंसी भी हम एज्यूम कर सकते हैं, अगर नहीं दे रखी है तो करीब 70 या 75 या 60% हम ले सकते हैं इफिशिएंसी। अच्छा, डिज़ाइन अगर हम कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट के आंसर और दूसरे स्टूडेंट के आंसर दोनों में अलग अलग हो सकता है, बट इफ द प्रोसीजर इज करेक्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट देन इट विल बी यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो पहला स्टेप हो गया, हमने थिकनेस ऑफ द बॉयलर निकाल लिया। अभी हमने रिवेट का कुछ भी डिजाइन नहीं किया। नो सेकेंड स्टेप वी विल कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द रिवेट। अगर बॉयलर शेल की थिकनेस 8 mm से ज़्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, D इज टू 6√T, वेयर T हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। अगर 8 mm से कम है तो रिवेट का होल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे D + 1 to 2 mm। ठीक है, D प्लस वेयर D डैश इज टू D + 1 वेयर देयर इज अ टेबल फॉर D डैश इन भंडारी बुक। तो भंडारी की किताब में एक टेबल है, या यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक। ठीक है, अगर देखो कोई भी डिजाइन डाटा बुक में भी अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो डिजाइन डाटा बुक में दे रखा होगा, अदरवाइज कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी होगी आपको न्यूमेरिकल में। ठीक है, नाउ सेकंड हमें क्या निकालना है, पिच। तो पिच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेथड है जो सजेस्ट किया गया है, इक्वेटिंग द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ हम बाद में निकालेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये फॉर्मूले हमने देखे थे हमने जब हमने एफिशिएंसी की बात करी थी। तो जब हमने एफिशिएंसी की बात करी थी ये फॉर्मूले हमने देखे थे। ठीक है, तो रिकॉल में करा देता हूँ आप लोगों को। एफिशिएंसी हमने निकाली थी, उसमें 3 तरीके की स्ट्रेंथ निकाली थी। एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ P - D × T × सिग्मा T, और एक हमने निकाली थी शेयर स्ट्रेंथ, और एक निकाली थी हमने क्रशिंग। तो जो भी मिनिमम आया था, लीस्ट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। तो 3 क्राइटेरिया थे हमने रिवेटेड डिजाइन में देखे थे, टीयरिंग, शेयर एंड क्रशिंग। तो हमने इसमें क्या किया, इन दिस कंसेप्ट PT और PS इन दोनों को बराबर करके इसकी हेल्प से हमने पिच निकालने की, वी आर कैलकुलेटिंग द पिच ऑफ द बॉयलर, रिवेटेड जॉइंट इन द बॉयलर। ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं वापस। नाउ पिच कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेटिंग दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड शेयर स्ट्रेंथ। अच्छा, शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, वैसे तो हम डबल शेयर के केस में हम क्या लेते हैं, डबल शेयर के केस में हम क्या लेते हैं, 2 टाइम लेते हैं, 2 × π/4। तो पहले हमने जो न्यूमेरिकल करे थे 2 टाइम लिया था, लेकिन इंडियन बॉयलर रेगुलेशन IBR के अकॉर्डिंग दोगुना लेने की जरूरत नहीं है। इसने क्या सजेस्ट किया, 1.875 टाइम ले लो। ठीक है, दैट इज इनफ। तो हम उस इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। तो PS की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डबल शेयर है ना, ठीक, कहीं सिंगल शेयर है। इसमें आप देखो, आप डायग्राम में ध्यान से, इस डायग्राम में देखो, जो मिडिल और इनर रो है इसमें क्या है, डबल शेयर। इसमें क्या है, डबल शेयर।
और जो आउटर रो है इसमें है सिंगल शेयर। क्यों? आउटर रो में क्या है, यहाँ पर स्ट्रैप नहीं है, आउटर रो में स्ट्रैप नहीं है, एक ही स्ट्रैप है, इनर स्ट्रैप। जो आउटर स्ट्रैप है उसकी लेंथ तो कम है, तो वो आउटर रो के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं ये इन दोनों में जितने भी रिवेट लगे हैं डबल शेयर है उसमें, और ये जो रिवेट ये जो आउटर रो में जो रिवेट लगा हुआ है ये सिंगल शेयर है और ये डबल शेयर है। ठीक है, तो हम दोनों ही हम सिंगल के लिए भी निकाल लेंगे और डबल के लिए निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे। द shear resistance of the rivet one pitch length is given by, तो जो डबल जहां पर डबल शेयर लग रही है तो 1.875 पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू पाई इंटू n2 पाई बाई 4 डी स्क्वायर टाउ इंटू n1। तो n1 और n2 क्या होगा, n1 होगा जो कि आउटर रो में सबसे बाहर वाली रो में पर पिच नंबर ऑफ रिवेट पर पिच, नंबर ऑफ रिवेट पर पिच। ठीक है, और n2 क्या होगा, नंबर ऑफ रिवेट पर पिच इन मिडिल एंड इनर रो। ठीक है, बीच वाली और अंदर वाली रो में जो पर पिच नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा आउटर रो क्योंकि सिंगल शेयर से सब्जेक्टेड है। नाउ पी इसको इक्वेट किया हमने पी माइनस डी, जैसे मैंने बताया आपको, पी माइनस इसको इक्वेट किया, ये दिस इज इक्वेशन नंबर ए, दिस इज इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर 1 और बी, ए और बी को इक्वेट किया तो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर पिच। ठीक है, इसको जैसे पिच की वैल्यू आ रही है हमारी सपोज 200 mm आ गई, तो इसको हम चेक करते हैं। P minimum is equal to 2 into D and P maximum is equal to CT plus 41.28। तो ये फॉर्मूला दे रखा है, किसी हर सब किताबों में दे रखा है, भंडारी में भी और खुरमी की किताब में भी दे रखा है। Here C is a constant whose value can be seen from the table। तो आपका जॉइंट लैब जॉइंट है या बट जॉइंट है, डबल स्ट्रैप है, सिंगल स्ट्रैप है, नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एक है दो है, उस पे डिपेंड कर रही है कैपिटल सी की वैल्यू। तो दिस वैल्यू विल बी गिवन इन द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में गिवन होगी ये वैल्यू, अदरवाइज यू कैन सी फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक टेबल। तो सी की वैल्यू यहाँ पर पी मिनिमम आपने निकाल लिया 2 इंटू डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट। ठीक है, जो कि आपने यहाँ निकाला था डी, और पी मिनिमम और पी मैक्सिमम। सपोज पी मिनिमम आपका आता है 150 और पी मैक्स की वैल्यू आती है 225। तो ये जो रेंज आ रही है इस रेंज में आ गया, आपकी जो आंसर आ गया वो इस रेंज में आ गया, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। अगर आपका आंसर आ जा रहा है 250 mm तो वो आप कंसीडर नहीं करोगे, यू विल कंसीडर 225। ठीक है, इसका मतलब जो भी आप अप्रोच लगा रहे हो उसका ओवर डिजाइन कर रहे हो, यू आर डूइंग अ ओवर डिजाइन, उसकी जरूरत नहीं है। तो एज पर द इंडियन बॉयलर रेगुलेशन वो क्या कह रहा है, ओवर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, वैल्यू अगर आपकी इन दोनों के बीच में आ रही है तो ठीक है, अगर पी मिनिमम और पी मैक्सिमम के बीच में, ये एक तरीके से चेकिंग है, ये आपने चेक किया जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो पी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में अगर पी आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो यू विल कंसीडर पी इज इक्वल टू पी मैक्स, अदरवाइज यू विल कंसीडर पी इज इक्वल टू पी मैक्स। ठीक है, तो हमारा थर्ड पैरामीटर आ गया, पी आ गया। नॉट ट्रांसफर स्पीच, ट्रांसफर स्पीच के लिए फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। पी टी इज टू फॉर जिगजैग रिवेटिंग, तो जिगजैग का ही केस है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और 2D फॉर चैन रिवेटिंग। ठीक है, केस नंबर 2 फॉर इनर रो और जिगजैग, अगर number of rivets in the outer row is equal to half of number of rivet in each row, then if number of rivet in if equal अच्छा ये दो फॉर्मूले हैं, इसमें दो केस हैं। अगर हर रो में इक्वल नंबर ऑफ रिवेट है तो वैसा यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो इन एवरी रो नंबर ऑफ रिवेट्स आर डिफरेंट, आउटर रो में रिवेट कम है। तो ये कह रहा है अगर आउटर रो में रिवेट कम है, आधे हैं, देन यू विल यूज दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो भी
इसमें से जो भी केस होगा न्यूमेरिकल में जो दे रखा होगा उस हिसाब से आप पीटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। मार्जिन इज टेकन एज 1.5t, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। नाउ वन मोर पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, थिकनेस ऑफ द स्ट्रैप प्लेट। तो यहाँ पर एक पैरामीटर में लिखना भूल गया था, थिकनेस स्ट्रैप प्लेट की कितनी, ये थिकनेस तो हमने निकाली बॉयलर शेल की, स्ट्रैप प्लेट की थिकनेस लेट अस से दिस इज T1 एंड दिस इज T2, तो दैट आल्सो नीड टू बी कैलकुलेटेड। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, व्हेन स्ट्रैप आर अनइक्वल लेंथ, स्ट्रैप की जो विड्थ है अगर अनइक्वल है तो T1 एंड T2 इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और अगर इक्वल लेंथ है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है। डी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, पिच की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, और टी की वैल्यू हम पहले स्टेप में निकाल चुके हैं। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है। डायरेक्टली वी विल सी अ न्यूमेरिकल। नाउ सी द न्यूमेरिकल, अ cylindrical pressure vessel with 1.5 meter in internal diameter is subjected to an internal pressure of 1.5 megapascal। कोई बॉयलर शेल है, उसके अंदर जो प्रेशर है 1.5 मेगापास्कल का प्रेशर है, और इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना दे रखा है 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से थिकनेस आप निकाल सकते हो PD अपॉन 2T प्लस कोरोजन अलाउंसेस। इट इज मेड ऑफ स्टील ट्रिपल लिफ्टेड डबल स्ट्रैप लॉन्गिट्यूडनल बर्जन विद इक्वल स्ट्रैप। तो देखो यहाँ पर अंतर क्या है, इक्वल स्ट्रैप दे रखा है, इसका मतलब हम जो पढ़ रहे थे, ये जो अनइक्वल स्ट्रैप था यहाँ पर, अनइक्वल की जगह इस बाहर वाले स्ट्रैप की भी लेंथ उतनी ही है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इक्वल स्ट्रैप का मतलब ये हो गया कि जो हम बात कर रहे थे ये डबल शेयर में, और ये डबल शेयर में, और ये सिंगल शेयर में। तो ये सिंगल शेयर में नहीं होगा, क्योंकि अब स्ट्रैप जो है दोनों की स्ट्रैप की लेंथ बराबर है, तो ये भी हमारा डबल शेयर में ही होगा। इन दिस न्यूमेरिकल ऑल द थ्री रो नंबर 1 2 3 ऑल द थ्री रोज विल बी इन डबल शेयर। तो न्यूमेरिकल हमें बहुत ध्यान से देखना है। इक्वल स्ट्रैप है, द पिच ऑफ द रिवेट इन द आउटर रो इज ट्वाइस द पिच ऑफ द रिवेट। तो ये तो वही है, पी जो आउटर रो है उसका P/2 है, और आउटर रो का P है। ठीक है, द रिवेट्स आर अरेंज इन अ जिगजैग पैटर्न। जिगजैग के लिए हमने देखे थे फॉर्मूले, इफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट, इफिशिएंसी दे रखी है तो इफिशिएंसीज हम इस फॉर्मूले में डिवाइड करेंगे। 80% इफिशिएंसी द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन टेंशन, यानी सिग्मा टी की वैल्यू दे रखी है 80, सिग्मा टाउ की वैल्यू दे रखी है टाउ की वैल्यू दे रखी है 60, एंड सिग्मा सी की वैल्यू दे रखी है 120। तो इफिशिएंसी जब हम निकालेंगे इसका हम यूज कर लेंगे, एज्यूमिंग दैट रिवेट इन डबल शेयर इज 1.875। तो अगर नहीं भी दे रखा होता तो हम 1.875 ले लेते अकॉर्डिंग टू द इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। Trim stronger than the single shear, design the joint and calculate the thickness of the plate, thickness, diameter of the rivet, pitch, distance between the two rows of the weight, मतलब ट्रांसवर्स पिच निकालनी है, मार्जिन निकालना है, थिकनेस ऑफ द स्ट्रैप प्लेट यानी T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट यानी ओवरऑल जो जॉइंट है उसकी हमें इफिशिएंसी निकालनी है। ऑल्सो ड्रॉ द नीड स्केच फॉर द रिवेटेड शोइंग द ऑल द कैलकुलेशन। तो इसका एक स्केच में पहले दिखा देता हूँ। इक्वल स्ट्रैप है, स्ट्रैप नंबर 1 स्ट्रैप नंबर 2, इसकी थिकनेस अगर T1 है, इसकी अगर T2 है, इक्वल स्ट्रैप है यानी रो नंबर इन सब में डबल शेयर लग रहा होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम वही है, इसको हम बाद में दिखाता हूँ मैं डायग्राम, एक बार आंसर हो जाने के बाद। पहला स्टेप नंबर 1, T इज इक्वल टू PD अपॉन 2T इंटू इफिशियंसी प्लस कोरोजन अलाउंसेस। लेट अस से कोरोजन अलाउंसेस आर 2, तो यहाँ से थिकनेस की वैल्यू आई 19.58, वेयर इफिशियंसी इज 80%, जो कि न्यूमेरिकल में दे रखी है, यानी एफिशिएंसी यहाँ पर 0.8 हो जाएगी, ये 80 हो जाएगा। 1.5 हमें पता है, डायमीटर को mm में रख लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ रही है 20 mm। कोई दिक्कत, अगर 20 आ रही है, T इज ग्रेटर देन 8 mm, देन डायमीटर ऑफ द रिवेट इज कैलकुलेटेड 6√T। 26.83 को अप्रोक्सीमेट कर लिया 27, यानी पहला हमें पैरामीटर मिल गया, डायमीटर ऑफ द रिवेट इज 27 mm। नाउ डायरेक्टली हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया फॉर कैलकुलेटिंग द पिच, फॉर कैलकुलेटिंग द लॉन्गिट्यूडनल पिच, यू कैन से वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर N1 और N2 हमें निकालना है। वी नो द टाउ
टाउ की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे रखी है, डी की वैल्यू अभी हमने निकाली 27, तो डी की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा टी की वैल्यू भी न्यूमेरिकल में दे रखी है 80, टाउ की वैल्यू दे रखी है, टाउ की वैल्यू दे रखी है 60। ठीक है, तो एवरीथिंग इज नोन, N1 और N2 निकालना है। तो मैंने बताया था N1 और N2 जो होते हैं नंबर ऑफ रिविट पर पेज। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें पिच कितनी है, ये पिच है, नंबर ऑफ रिविट पर पिच, इस पिच में कितने रिविट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें यहां से यहां तक देखें, हाउ मेनी रिविट्स आर कमिंग पर पिच, तो दिस इज कॉल्ड पिच। ठीक है, तो आधा रिविट ये हो गया, आधा रिबिट ये आ गया। ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 2 रिबिट ये मिडिल के आ गए, एक रिबिट ये आ गया, एक रिबिट ये आ गया, तो 2, एक ये पूरा फुल रिबिट आ गया, यहाँ से आधा आ गया, यहाँ से आधा आ गया, तो हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ रिबिट कितने आ गए 5। अब आपको N1 और N2 क्या था, कितने आपके सिंगल शेयर में और कितने डबल शेयर में, कितने सिंगल शेयर में और कितने डबल शेयर में। तो यहाँ पर देखो स्ट्रैप की लेंथ जो है बराबर है, तो कोई भी रिवेट है वो सिंगल शेयर में नहीं है, यानी N1 की वैल्यू हो गई 0 और टोटल जो नंबर ऑफ रिवेट है वो N2 में ही काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यू कैन सी ये जो मैंने समझा दिया है, दे रखा है N1 की वैल्यू 0, N2 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, पिच की वैल्यू आ गई 230। नाउ जस्ट चेक वेदर दिस 230 इज करेक्ट और नॉट, whether we should use this 230 or not। तो P मिनिमम निकाल लिया, P मैक्सिमम निकाल लिया। P मिनिमम हो गया 2 इंटू 27 54 और P मैक्सिमम हो गया CT प्लस 41.28। तो C की वैल्यू मैंने बताया, यू कैन सी फ्रॉम द डिजाइन डेटा बुक और टेबल इन द बुक और अदरवाइज इट विल गिवन इन द एग्जाम। तो P मिनिमम की वैल्यू आई 54 और P मैक्सिमम की वैल्यू आई 161.28 और ये जो वैल्यू आपने फॉर्मूले से निकाली वो 230 आई। तो ये एक तरीके से ओवर डिजाइन हो गया। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन क्या रहा है कि अगर ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आती, ये वैल्यू आपकी आती 140 mm, तब तो एक्सेप्टेबल थी। ठीक है, बट ये 230 आ रही है जो कि बहुत ज्यादा है, तो एक्चुअल में जो पिच की वैल्यू हम लेंगे P इज टू P मैक्स के बराबर ही ले लेंगे, तो इट विल बी 160 mm और अप्रोक्सीमेटली 160 mm, 161.28 आ रही है, तो यहाँ से आप अप्रोक्सीमेटली हम पिच ले लेंगे। तो हमने डायमीटर निकाल लिया, ठीक है, और पिच निकाल लिया। डायमीटर आया 27 mm और पिच की वैल्यू आ गई यहाँ पर सेकंड स्टेप में 160 mm। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट द ट्रांसवर्स पिच। तो ट्रांसवर्स पिच कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमने देख रखा था 0.52p प्लस 1.15 इंटू डी। ठीक है, तो ये सीधा हमारे पास ट्रांसवर्स पिच आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन द मिडिल एंड इनर रो इज इक्वल टू the distance between the outer and middle row, the distance between the outer and middle row and distance between the and the rivet has a zigzag pattern in the middle and row। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास जो फॉर्मूला था पीटी निकालने के लिए फॉर zigzag pattern and for this when there are full number of rivet मिडिल रो एंड इनर रो, तो मिडिल और इनर रो के लिए, ये आउटर रो के लिए ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, हाँ ठीक है, ये मेंशन कर रखा है, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर द आउटर रो एंड दिस इज फॉर द मिडिल एंड इनर रो, दिस इज फॉर द मिडिल एंड इनर रो। तो वही लगा रखा है इन्होंने। आउटर रो के लिए 0.2p प्लस 1.15d, कैन सी 0.2p प्लस 1.15d और इसके लिए 0.16p प्लस 0.67d। तो यहाँ से हमें पीटी की वैल्यू आ गई 65 mm एंड 50 mm। मार्जिन विल बी 1.5d, तो 1.5 इंटू 27 40.5 अप्रोक्सीमेटली 45 कर दिया। आप लोग 42 भी कर सकते हो, 41 भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। नाउ थिकनेस ऑफ द स्ट्रैप प्लेट T1 क्योंकि इक्वल विथ है, ठीक है,
तो T1 और T2 बराबर ही होगा। इसका फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, इसमें T पता है, P पता है, D पता है। यू कैन कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ स्ट्रेप प्लेट। तो हियर T1 इज इक्वल टू T2। अनइक्वल इक्वल लेंथ है तो T1 और T2 जो है वो बराबर ही रहेंगे। इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट निकालनी है, तो उसके लिए हम तीनों पैरामीटर निकाल लेंगे। PT, ठीक है, PS कैसे निकालेंगे? PS तो जो है डबल शेयर के लिए 1.875 से मल्टीप्लाई किया है, और नंबर ऑफ रिबिट पर पिच N2, ठीक है, π/4 d स्क्वायर इंटू टाउ। तो PT निकाल लिया 212/800, PS निकाल लिया 322/062, PC निकाल लिया एनुअल बस N2 DT इंटू सिग्मा। ये हमने पहले लेक्चर में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तीन तरीके से फेलियर हो सकता है, या तो क्रशिंग हो सकती है, या शेयर हो सकता है, या टेंसाइल फेलियर हो सकता है रिबिट का। तो तीनों ही स्ट्रेंथ निकालनी है हमने। क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाल ली, शेयर स्ट्रेंथ निकाल ली, है टीयरिंग स्ट्रेंथ निकाल ली, या टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल ली। तो मिनिमम ऑफ अबव टी, इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है? 212/800। तो 212/800 मिनिमम ऑफ दिस टू, एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, यानी अगर उसमें रिबिट नहीं कर रखा है तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट विल बी गिवन है PT इंटू सिग्मा टी। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 83.13 इज द एफिशिएंसी ऑफ रिबिटेड जॉइंट। तो इट शोज, तो जितने भी पैरामीटर आए निकल के उसको डायग्राम में दिखाना था, क्वेश्चन में दे रखा था। तो हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, डायग्राम बनाने की जहाँ तक जरूरत नहीं पड़ेगी, इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पर समझने के लिए इन्होंने सबसे पहले स्टेप में हमने थिकनेस निकाली, उसके बाद हमने डायमीटर ऑफ द रिबिट निकाला, फिर हमने पिच निकाली 160 mm, देन उसके बाद P/2 हो जाएगा, ये P/2 हो जाएगा, और ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है। मिडिल और इनर रो के लिए पिच कितनी हो जाएगी? 80। ट्रांसवर्स पिच, तो ट्रांसवर्स पिच वेरी कर रही है, ये हो जाएगा मार्जिन 1.5 इंटू डी। आउटर रो और मिडिल रो के लिए पिच है 65। मिडिल रो और इनर रो के लिए पिच है, ये वैल्यू कितनी है? PT की वैल्यू है, PT की दो वैल्यू आई है। दिस इज अगेन मार्जिन, दिस इज अगेन मार्जिन, ये मार्जिन हो गया। थिकनेस ऑफ द स्ट्रेप प्लेट इज 16, तो ये भी 16 है, और ये भी इनर स्ट्रेप भी 16 है। तो दीज आर द पैरामीटर। एक बार आप ये सारे पैरामीटर अगर निकाल दोगे, इट मीन्स योर बॉयलर रिवेटेड जॉइंट डिजाइन इज कंप्लीटेड। तो हमने बात की थी हमने बात करी थी अभी लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट। तो अभी तक हमने बात करी थी लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट, अभी तक हमने इस जॉइंट की बात करी थी, ठीक है। बट बॉयलर तो हमें पूरा बनाना है, बहुत बड़ा बड़े बॉयलर बनाने हैं, तो वी आल्सो नीड टू डिजाइन दिस सर्कमफेरेंशियल जॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कमफेरेंशियल लैप जॉइंट, ठीक है। तो अलग अलग जो रिंग बन के आती हैं, हमने अलग अलग असेंबली हमने बना ली, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3, जो कि हमने लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट से बना के एक जगह असेंबल करने हैं। तो हमने लैप जॉइंट से इसको जोड़ते चले गए, ठीक है। तो आई होप you can perform this, you can do this in assignment, or whenever I get time I will discuss in the classroom, or will make the video for this circumferential lap joint. तो for this for today, ठीक है, इतना ही रखते हैं। You can see, if you want to imagine boiler riveting, मतलब कैसे हो रही है riveting, you can see this for more imagination how boiler riveting is actually taking place। देखो बॉयलर के अंदर ही इंसान इतना डायमीटर रहता है, इसके अंदर ही जाके रिवेट इंसर्ट किया, रिवेट को प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये देखो सर्कमफेरेंशियली लगा रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन सी मोर वीडियोस, सी दिस वीडियो। ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट ही लगा रहा है,
ये क्या कर रहा है, इट इज मेकिंग द रिवेट हेड. You can see one person is inside the boiler shell, is inserting the rivet, और बाहर से इसे रिवेट का शेप दे रहे हैं. So you can see both the joints are required. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉयलर को बनाने के लिए हमें दोनों ही जॉइंट बनाने हैं, दोनों ही जॉइंट लगाने हैं हमें. इसका भी डिजाइन कर लिया, इसका भी डिजाइन करना है, सर्कमफरेंशियल सॉरी लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट, और हमें इसका भी डिजाइन कर लिया. तो इसका डिजाइन हमने आज इन टुडे वी हैव डिस्कस द डिजाइन ऑफ दिस longitudinal butt joint, and this joint is called circumferential lap joint. So once you know the procedure for this longitudinal butt joint, you can also see now this will be not an issue. ठीक है, सर्कमफरेंशियल लैप जॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको बस ये कंसेप्ट समझ में आता है कि जब बॉयलर के अंदर अगर प्रेशर हाई प्रेशर है तो बॉयलर के बस्ट होने की टेंडेंसी दो तरीके से होती है, या तो वो सर्कमफरेंशियली ब्रेक होगा या अलोंग द लेंथ ब्रेक करेगा. तो अलोंग द लेंथ ब्रेक करेगा तो इस जॉइंट पे जोर पड़ेगा. ठीक है, और अलोंग द सर्कमफरेंशियल अगर ब्रेक करेगा तो जो डिजाइन हमने आज किया उस जॉइंट पे जोर पड़ेगा, तो हमें वो मजबूत बनाना है. तो इसी तरीके से स्टेप है, हमें डायमीटर ऑफ द रिवेट निकालनी है, नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद पिच कैलकुलेट करना है, एंड पिच नंबर ऑफ रोज ट्रांसफर्स पिच. तो एक बार इसका डायग्राम 3D डायग्राम समझने के बाद यू कैन डू इट. ठीक है, जिसको जब टाइम मिलेगा वी विल डिस्कस some another time. Thank you very much.